गुड आफ्टरनून बच्चों। इस ज्ञान के मंदिर में एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं। आपका चल रहा था डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह चल रहा था। इसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन को बिंदुवार तरीके से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा, दो असमान परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं होती हैं? दो असमान परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होती है? तो आपको जब परमेय संख्या पढ़ा रहे थे तो बताए थे कोई भी दो परमेय संख्या हो, जैसे परमेय संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, हर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, उसी को क्या कहा जाता है? परमेय संख्या कहते हैं। तो परमेय संख्या जैसे 1/2 है और 1/3 है, ये दोनों परमेय। अब इन दोनों के बीच में कोई भी दो असमान परमेय संख्या रहेगा, उन दोनों के बीच में असंख्य परमेय संख्याएं होती हैं, या इनफाइनाइट होती है, या जिसे गिना नहीं जा सकता, असंख्य परमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ जो ऑप्शन दिया है 10 दिया है, 1 दिया है, अनंत दिया और 2 दिया है। तो जो ऑप्शन तीसरा आपका है यही आपका क्या है, इसमें सही है। जो दो अपरमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरमेय संख्याएं होती हैं, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कथन दिया है, बहुत बढ़िया कथन दिया है। कह रहा निम्नलिखित कथनों के सत्य कथन है, इन चारों में से 3 गलत है, 1 सही है। तो आइए देखते हैं। पहला कह रहा ऑप्शन, एक धनात्मक पूर्णांक। एक धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक में आपका 0 भी होता है, 1 2 3 4 इधर भी पूर्णांक इस तरीके से होता है। ये 0 है, 1 2 3, ये भी अनंत तक, -1 -2, ये भी आपका अनंत तक होता है। कह रहा एक धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक आप पूर्णांक ले लीजिए। फिर कह रहा उसका योगात्मक प्रतिलोम। तो जब योगात्मक मैंने योगात्मक प्रतिलोम बताया था कि उसका किसी का भी योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए चिन्हों को क्या कर दीजिए, विपरीत कर दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, योगात्मक। तो 2 का योगात्मक प्रतिलोम -2 होगा। तो ये कह रहा है अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, इसका मतलब ग्रेटर देन है। तो क्या ये ऑप्शन सही है? तो ये पहला आपका ऑप्शन सही है। चलिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। एक ऋणात्मक अपने योगात्मक से बड़ा होता है, क्या सही है? नहीं सही है, छोटा होता है, इसलिए क्या है, दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। कह रहा शून्य एक पूर्णांक नहीं, अभी मैंने बताया शून्य क्या है, एक पूर्णांक की काउंटिंग में है, तो ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। फिर कह रहा -17 इज ग्रेटर देन -5। तो जब पूर्णांक की बात की जा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो संख्या ऋणात्मक में सबसे बड़ी दिखती है वास्तव में वो क्या होती है, छोटी होती है। क्यों? क्योंकि ये -17 ये शो कर रहा कि आप 17 रुपया किसी का कर्ज हो, उधार लिए हो, और ये आपका -5 रुपया कर्ज है, तो बड़ा कौन हुआ, -5। ये लेस देन होता तब ये सही होता, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से क्या होता है, बड़ा होता है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन का 21 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? कह रहा 21 की अनुवर्ती संख्या के, अनुवर्ती को परवर्ती भी कहा जाता है, या इसी को एक और नाम है उत्तरवर्ती, चाहे जिस नाम से दे दे, परवर्ती कहे, अनुवर्ती कहे या उत्तरवर्ती कहे, तीनों का मतलब अगला, बिफोर नहीं आफ्टर। 21 की अनुवर्ती कह रहा तो 22 होगा,
लेकिन अनुवर्ती क्यों अनुवर्ती कह रहा है, इसका मतलब एक और ऐड करना है, तो आपका कितना हो गया 23। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4 क्या है? सही है। और अगर पूर्ववर्ती की बात करता तो आप पहले जाते, पूर्ववर्ती का अनुवर्ती भी कह सकता है, तो किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती का अनुवर्ती वही अपनी संख्या होती है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। जो ये क्षेत्रफल दिया है वो किस में दिया है? हेक्टेयर में दिया है। तो इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है, तो कह रहा दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो पहले ये जान लेते हैं एक हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है। तो ये डायरेक्ट यूनिट है, एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। कह रहा 0.5 हेक्टेयर, 0.5 हेक्टेयर बराबर होगा 10,000 गुणे 0.5 बराबर आ जाएगा 5,000 वर्ग मीटर। ये आपका अब आ गया वर्ग मीटर में, सवाल मीटर में चल रहा है। यूनिट आप समान चेंज करना चाहते हो, एक दिन आपको एक वीडियो में बताएंगे यूनिट किस तरीके से चेंज किया जाता है। आप चुटकियों में यूनिट चेंज करना सीख जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। फिर कह रहा है इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है? 5,000 बराबर लंबाई कितना दिया है? लंबाई मान लीजिए एक भुजा दिया है, तो लंबाई चाहे आप एक पहली भुजा गुणे दूसरी भुजा भी कह सकते हो, जो पूछ रहा है दूसरी भुजा। तो दूसरी भुजा बराबर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर कर दीजिए, दूसरी भुजा बराबर हो जाएगा 5,000 बटे 125। 125 चौका 500 आ गया 40 मीटर। दूसरी भुजा कितना आया? 40 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। लेकिन अगर आपके परीक्षाओं में आ रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न, तो आपको ये दिखाने की नहीं जरूरत है, आप रफिंग का कार्य करेंगे, आप सीधे आंसर को मानेंगे कितना आया? 40 मीटर। दूसरी भुजा 40 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा समीकरण दिया है, रेखिक समीकरण है, इसको सरल करना है। समीकरण 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x/5। कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हो हर क्या है? बराबर है। अगर हर बराबर है तो उसको आप डायरेक्ट हल कर सकते हो, लेकिन अगर हर बराबर नहीं है तो उसको आप हर बराबर करके ही सॉल्व करोगे। तो यहाँ हर बराबर है, आप यहाँ लघुत्तम लेंगे 5 होगा, इसको लिख सकते हो 2 + 2x। ये बराबर है 12/5 के। 5 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 को जब पक्षांतर करोगे तो हो जाएगा 2x बराबर 12 - 2 बराबर 10। तो 2x बराबर 10 है, तो x बराबर 10/2 कितना आ गया? 5। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है। x का मान कितना आया? 5 आया। तो कोई भी समीकरण दिया है उसको सरल करके चर को एक तरफ कर दीजिए और अचर को एक तरफ कर दीजिए। आपको यह अननोन जो x है उसका मान आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा 1 घन मीटर बराबर है। यूनिट पे सवाल बराबर आ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, तो यूनिट का आप विशेष ध्यान देंगे। कह रहा 1 घन मीटर बराबर है 1000 घन सेंटीमीटर के, 10 लीटर के, 100 लीटर के, 1000 लीटर के।
तो ये डायरेक्ट आपका यूनिट है, 1 घन मीटर बराबर होता है, 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। ये विगत वर्षों में आया हुआ है। तो 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 1/7 है। लड़कों की संख्या की 1/7 है, इसका मतलब लड़कों की जो संख्या आएगी वो अधिक आएगा। क्यों? क्योंकि जो लड़कियों की संख्या है वो जो है लड़कों की संख्या की 1/7 है। अगर लड़कों की संख्या आपने मान लिया यक्स, माना लड़कों की संख्या यक्स, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या यक्स का 1/7 बराबर x/7। ये हो गया। फिर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तो दोनों अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा 24 विद्यार्थी हैं, तो दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो यक्स प्लस x/7 बराबर किसके है, 24 के। तो ये 7 इसके बटे 1 है, तो हो जाएगा 7x प्लस x/7 बराबर 24। तो 7 1 8 हो जाएगा 8x बराबर 24 गुणे 7। तो 8 तिरिक 24, 3 सते 21। यक्स किसका मान आया, लड़कों की संख्या। फिर कह रहा लड़कियों की संख्या का लड़कियों की संख्या है, लड़कों की संख्या का 1/7 है। तो ये आया लड़कों की संख्या कितना आया, 21, और लड़कियों की संख्या 21/7, 7 त्रिक 21। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका तीसरा ऑप्शन सही है। इस तरीके से इसको हल करके एक बार देखेंगे आप कि लड़कों की संख्या कितना रहा, उसका 1/7वां भाग कर देंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के अंतर को आंकड़ों में क्या कहते हैं। आंकड़ा अगर कोई दिया रहे, बारंबारता दिया रहता है, तो उसमें कह रहा सबसे जो बड़ी संख्या होती है और जो छोटी संख्या होती है उनके अंतर को क्या कहते हैं। तो वर्ग अंतराल कहते हैं कि परिसर कहते हैं, आंकड़ों का अंतर कहते हैं, इसमें से कोई नहीं। तो जो आंकड़ा दिया है अगर वर्ग अंतराल में सबसे बड़ा, जैसे वर्ग अंतराल 0 से 10 दिया, तो इसमें छोटा क्या है, 0 निम्न सीमा जिसको आप बोलते हो, इस तरीके से निम्न सीमा इसको बोला जाता है और इसको उच्च सीमा बोला जाता है, उच्च सीमा। वर्ग अंतराल की बात नहीं, आंकड़ों की बात कर रहा। अगर वर्ग अंतराल में कहा जाए तो ये 0 है, ये 10, 0 से अगर 10 का वर्ग अंतराल है तो इस तरीके से। लेकिन अगर आंकड़ों में देखा जाए तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है, जिसको रेंज भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत मस्त सवाल है, ये 2 नंबर में आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कोई भी त्रिभुज हो, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करता है तो कोई त्रिभुज हो उसका आधार दिया हो, ऊंचाई दिया हो, तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और समबाहु त्रिभुज के लिए कोई एक समबाहु ऐसे बना दीजिए जिसकी क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है
√3/4 भुजा स्क्वायर। और एक होता है, अगर आधार दिया हो, लंब दिया हो, इसका मतलब ऊंचाई दिया हो, तब होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इस तरीके से भी। तो भुजा भुजा मान लीजिए ये है, पहले आप भुजा काउंट कर लेंगे तब आपका आ जाएगा। तो कह रहा √3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे आधार। आधार आपका ए है, और ऊंचाई क्या दिया, ऊंचाई आपका दिया है 3√3। आप यही काट दीजिए, 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, और ए से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा अंश में, तो ए बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 √3/√3। √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6। तो ये आया भुजा, कितना आया, 6 आया, 6 सेंटीमीटर। जब 6 सेंटीमीटर आ गया तो आप क्या करेंगे, अब कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसी फार्मूले पे रख दीजिए। अब भुजा आपको क्लियर हो गया, तो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, तो 4 9 36 आ गया, 9√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सवाल आते हैं, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है, 2 नंबर के सवाल हैं। तो इस तरीके से इसका मान कितना है, 9√3 वर्ग सेंटीमीटर। आप यूनिट पे विशेष ध्यान देंगे। अगर क्षेत्रफल की बात कर रहा तो वर्ग में चलेगा, अगर आयतन की बात करेगा तो वो घन में चलता है या घन मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दिया है x के पावर 4, x के पावर 4 y माइनस x y के पावर 4। इसका कह रहा गुणनखंड क्या होगा। आप सिर्फ इसको क्या कर दें, खंड में कर दीजिए, और कुछ नहीं आपको करना है। तो खंड करने के लिए पहले आप देखिए क्या इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है। आप देख रहे हो एक्स वाई क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो एक्स वाई जब आप कॉमन है तो अब बचेगा x³ माइनस वाई। आपको फार्मूला सर्वसमिका है, a³ माइनस b³ का सर्वसमिका है। क्या होता है, एक्स वाई एक कोष्टक में a³ माइनस b³ का सर्वसमिका होता है। ये बराबर होते हैं, एक कोष्टक में a माइनस बी, अगले में a² प्लस b² प्लस ab। इसी पे रख दीजिए, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ जाएगा x² प्लस y² प्लस xy। 2 नहीं, 2xy नहीं, xy सिर्फ होता है। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई x² प्लस y² प्लस xy। यही इसका क्या है, गुणनखंड रूप में। ये कह रहा है इसको खंड में कर दीजिए। कोई बड़ा चीज है, जैसे अगर 4 दिया हो, कह दीजिए गुणनखंड कर दीजिए, तो 2 गुणे 2 में आप कर देंगे। 8 दिया है तो आप लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। इस तरीके से उसका छोटा रूप है, वही खंड को जब मिला दिया जाता है तो कोई बड़ी संख्या बन जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा √21 प्लस √64 माइनस 0.04 प्लस 0.16 का मान ज्ञात कीजिए। छोटा सवाल है, ध्यान देने की जरूरत है। √121, तो √121 ये 121 कितने का वर्ग है, 11 का स्क्वायर है। और जब 11 का स्क्वायर 121 है तो 121 का वर्गमूल
कितना होगा? 11 होगा। तो ऐसे 121 का वर्गमूल 11 होगा, प्लस 64 का वर्गमूल 8 हटाएं 64। उसको टुकड़ों में कर लीजिए, जिसका जोड़ा कंप्लीट है उसको क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से 64 का वर्गमूल 8 होगा, माइनस 0.04, 0.2 गुणे 0.2, ये कितना? 0.04। इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या आएगा? 0.2 प्लस 0.16 का आएगा 0.4। तो इसको हल कर लीजिए। 11 और 8 19 प्लस 0.4, तो 19.4 में से 0.2 क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो आ जाएगा 19.2। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या है? सरल कर दिए आपने, इसको हल कर दिए तो कितना आया? 19.2 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। इसका मतलब इसका क्या निकालना है? वह छोटी से छोटी कह रहा है, मैंने आपको बताया था इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो आप आराम से इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम कितने का? 3, 6, 12 और 15 का। आप 2 से काटिए पहले, 3 नहीं कट रहा, रहने दीजिए वैसे। 2 तियाएं 6, 2 छक 12, 15 वैसे रहने दीजिए। फिर नंबर 2 से अभी एक कट रहा, 3, 3, 3 दूना, सॉरी, ये आपका आएगा 3, उसके बाद 15, फिर 3 से काट दीजिए, 1, 1, 1, 3 पचे 15, फिर 5 से काट दीजिए, शेषफल सबका 1 हो गया। इसका क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। तो 2 दूनी 4, तियाएं 12 पचे 60। तो इसका एलसीएम क्या आया? 60 आया। कह रहा छोटे बंडलों में, तो इस तरीके से सबसे छोटा जो बंडल होगा वो कितने का होगा? 60 का होगा। जब भी इस तरीके से छोटे की बात करेगा, आंसर इसका बड़ा आता है, लेकिन परिभाषा इसका उल्टा है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग देने पे पूर्णतः क्या होता है? विभक्त होता है। उसी को क्या कहा जाता है? एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। अगर परिभाषा याद रहेगा तो आपको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ आपका क्लियर। संख्या से भाग दिया जाएगा तो एलसीएम, अगर संख्या में भाग दिया जाएगा तो एचसीएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि a+1 बटे a प्लस 1 बटे a बराबर 3 हो तो a² प्लस 1 बटे a² का मान ज्ञात। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये ध्यान दीजिएगा, किसी ना किसी सर्वसमिका का प्रयोग होगा। आपके सेकंड सेमेस्टर में अधिकतर सर्वसमिका का जो प्रयोग है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। फिर उसके बाद a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। और उसके बाद a² माइनस b² बराबर होता है एक कोष्टक में a+b, अगले में a-b। इस तरीके से ये 3 आपके सर्वसमिका अधिक से अधिक प्रयोग होते हैं। अब ये दिया है a+1 बटे a बराबर 3 दिया है। आप इसको क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो a+1 बटे बराबर 3, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ए हो जाएगा a² प्लस b²। b के दर पे 1 बटे a है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, एक का स्क्वायर 1 होगा, और a का होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू 1 बटे a बराबर 3 का स्क्वायर 9।
ए कैंसिल कर दीजिए, 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9 माइनस 2 हो जाएगा 7। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अगर आपको सर्व संख्या याद है तो आप डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हैं। आप वर्क करोगे 3 त्रिका 9, 9 में से आप तुरंत 2 घटा दीजिए, तो इस तरीके से भी आंसर आपका यहीं एक लाइन में क्लियर हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।